Hello everyone. So this is the final part of breathing and exchange of gases from NCERT निचोड़ बुक बाय नीट काका जी. सो इसके पहले के वीडियोस में हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था. अब लास्ट का हमारा 2 टॉपिक बचा है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब इन दोनों में से भी ये जो टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे हर साल नीट में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और इसमें बस ये 3 डिसऑर्डर दिया गया है. तुमको ये जो है NCERT का लाइन्स है ये एज इट इज़ रटा होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है. सो फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. So in our brain, there are following respiratory centers. First, respiratory rhythm center. It is also known as inspiratory and expiratory center. So respiratory rhythm center क्या होता है? वो एक ऐसा सेंटर होता है जो मेडुला ऑब्लोंगाटा रीजन में प्रेजेंट होता है and it regulate respiratory rhythm. What is respiratory rhythm? Respiratory rhythm is basically respiratory rate. That is the number of times inspiration and expiration occurs. And second one is pneumotaxic center. Pneumotaxic center is located in the pons region of the brain. It moderates the function of respiratory rhythm center. Impulse from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter respiratory rate. So जो मेन सेंटर है वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है. एंड द सेकंड सेंटर इज प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड इज कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर. सो नीमोटैक्सिक सेंटर मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. जो भी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म को सेट किया है उसको वो मॉडरेट करता है. और इस जो नीमोटैक्सिक सेंटर है यहाँ से कुछ ऐसा इम्पल्स निकलता है जिसके कारण ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी रेट चेंज होता है. अगेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज द प्राइमरी सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा रीजन ऑफ द ब्रेन विच प्राइमरीली रेगुलेट्स रेस्पिरेटरी रिदम. नीमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड इट moderate the function of respiratory rhythm center. Next, chemosensitive area. So कीमोसेंसिटिव एरिया इज सीन एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर. एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर मतलब ये भी मेडुला ऑब्लोंगाटा वाले रीजन में भी प्रेजेंट है. ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है कि कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट क्योंकि यहाँ लिखा है कि ये एडजेसेंट होता है रिदम सेंटर के, इसका मतलब कि कीमोसेंसिटिव एरिया भी हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा वाले रीजन में प्रेजेंट है. इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ activate this center. This center means chemosensitive center. So what are the factors which activate chemosensitive area? So the answer is CO2 and H+ ion. Which in turn signals the rhythm center. मतलब जब CO2 और H+ का अमाउंट बढ़ेगा तो वो कीमोसेंसिटिव एरिया को एक्टिवेट करेगा और इन टर्न वो कीमोसेंसिटिव एरिया जाके रिदम सेंटर को सिग्नल देगा. Receptors in aortic arch and carotid artery also recognize changes in the CO2 and H+ concentration and send signal to the rhythm center. अब ये जो CO2 और H+ का कंसंट्रेशन है इससे ना कि सिर्फ कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होता है, कुछ ऐसे रिसेप्टर जो कि एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं. ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन दैट ऑक्सीजन का रेस्पिरेटरी रिदम के रेगुलेशन में कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं होता. नाउ द फाइनल टॉपिक दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये 3 डिसऑर्डर हैं, बस तुम ये 3 रट लो, इससे क्वेश्चन हर साल तुमको नीट में दिख जाएगा. तो फर्स्ट इज एस्थमा. एक एक वर्ड तुमको याद होना चाहिए. एस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स. फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगा ह्यूमन को. कॉजिंग वीजिंग. वीजिंग मीन्स एक घरघराहट की आवाज़, मतलब जब भी अस्थमा वाला पेशेंट सांस लेगा तो कुछ घर घर टाइप की आवाज़ आएगी. और ये क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स. नेक्स्ट एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा इज द डैमेज ऑफ एल्व्यूलर वॉल. इट डिक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस. क्योंकि जो एल्व्यूलर वॉल्स होता है वहीं से हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑपरेट होता है, दैट इज गैसेस का डिफ्यूजन. अब अगर एल्व्यूलर वॉल ही डैमेज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो गया. एंड द मेन कॉज ऑफ एम्फाइसेमा इज सिगरेट स्मोकिंग. ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है. व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ एम्फाइसेमा? सो द आंसर इज सिगरेट स्मोकिंग. Finally, occupational respiratory disorders. Certain industries produce so much dust, so the defense mechanism of the body cannot cope with the situation. Long exposure causing inflammation leading to fibrosis, that is proliferation of fibrous tissue, it results in lung damage. Worker in such industries should wear protective mask. इसका मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब अगर मान लो कोई वर्कर है वो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. उसके बाद वो भी उसको कोप अप नहीं कर पाता. और अगर वैसे सिचुएशन में पर्सन का ज़्यादा लंबा टाइम तक एक्सपोजर हो तो उससे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे कि फाइब्रोसिस. व्हाट इज़ फाइब्रोसिस? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू. लंग्स में जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनका प्रोलिफरेशन हो जाता है, जिसके कारण हमारा लंग डैमेज हो जाता है. और उससे प्रोटेक्शन के लिए वर्कर्स शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क. सो यहीं तक था हमारा चैप्टर.
तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने एनसीईआरटी निचोड़ से बस 3 पेज में कवर कर लिया है और इसमें हमने एनसीईआरटी का हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है जहाँ से क्वेश्चन अपकमिंग नीट 2025, 2026 एंड उसके आगे वाले साल में आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्दर चैप्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच।